हेलो स्टूडेंट्स, जब भी हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम नहीं यूज़ करके यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। ऐसा क्यों हो रहा है थ्रू टाइम? क्योंकि हमें पता है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो टाइम सीरीज़ या सीक्वेंस ऑफ डेटा पे वर्क करता है। तो जब बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम को हम टाइम सीरीज़ डेटा पे अप्लाई करते हैं तो इसे कहते हैं बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। जो नॉर्मल बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम था ये उसका एक्सटेंशन है, कह सकते हो। यहाँ बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम जो है एक एप्लीकेशन है बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम की रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पे, जिससे वो टाइम सीरीज डेटा पे वर्क कर सके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम जो है एल्गोरिथम वर्क करता है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में, ये भी देखेंगे। तो बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बैक प्रोपगेशन ट्रेनिंग एल्गोरिथम टू रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क अप्लाइड टू सीक्वेंस ऑफ डेटा लाइक ए टाइम सीरीज। या हम कह सकते हैं बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम दैट वर्क्स ऑन सीक्वेंस इन टाइम इज कॉल्ड एज बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। The main goal of using this algorithm is to obtain the parameters that optimize the cost function. Its weight parameters यूज़ हो रहे हैं इस recurrent neural network में, वो हैं WHH, WXH और WHY। इन पैरामीटर्स की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए, जिससे जो कॉस्ट फंक्शन है या जो लॉस फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमाइज हो जाए, इसीलिए हम बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में। तो मेन गोल हमारा क्या है कि बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम एल्गोरिथम के थ्रू हमें पैरामीटर्स, इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू इस टाइप से मिल जाए कि जिससे जो है लॉस मिनिमम हो जाए या ऑप्टिमाइज कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू हमें मिल जाए। तो हमने फॉर्मूलेस देखे ही थे कि एच टी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना होगा हमें WHH इंटू HT-1 प्लस WXH इंटू XT प्लस बायस। तो हिडन स्टेट का जो आउटपुट होता है वो डिपेंडेंट करता है प्रीवियस हिडन स्टेट और इनपुट ऑफ दैट स्टेट। जो आउटपुट होगा, प्रिडिक्टेड आउटपुट होगा, वो कैसे फाइंड आउट होगा? WHY इंटू HT के साथ एक्टिवेशन फंक्शन परफॉर्म होगा और आउटपुट मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ न्यूरल नेटवर्क ऐसा होगा कि हर इनपुट के साथ एक आउटपुट जनरेट होकर हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी WXH और यहाँ पर भी WXH लिख लेना। तो हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग हर टाइम स्टैम्प पे जो इनपुट दे रहे हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को, उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। एक इस टाइप का नेटवर्क हो सकता है, एक इस टाइप का भी हो सकता है कि हमने इनपुट वर्ड्स दिए एक एक करके रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को, और जो फाइनल स्टेट है, फाइनल हिडन स्टेट है, उससे ही हमें सिर्फ आउटपुट मिल जाए। लेट एरर इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन। तो मैंने आपको क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन भी बताया था। तो सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में जो एरर फाइंड आउट हो रहा है क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन से हो रहा है, तो ओवरऑल लॉस फंक्शन ऑफ RLN क्या होगा? ओवरऑल मतलब सारे एरर्स को मिला के जितने भी आउटपुट्स मिले हैं उन सभी के लॉस फंक्शंस को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जो लॉस होगा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में वो क्या होगा? EY, Y कैप, यानी यहाँ पर ये एक्चुअल आउटपुट है और ये प्रेडिक्टेड आउटपुट है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा T YT लॉग YT कैप। तो इंडिविजुअली हम हर एक हिडन स्टेट पे जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसको लेंगे और उन सभी को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल लॉस फंक्शन मिल जाएगा, टोटल लॉस मिल जाएगा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। फॉर ईच ट्रेनिंग अप्रोच, start by training on shorter sequences and then train on progressively longer sequences until the length of max sequence। अब यहाँ पर ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, हर इटरेशन में जब भी कोई ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके थ्रू हमें एक ट्रेनिंग देनी है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टर सीक्वेंसेस से स्टार्ट करते हैं। जैसे ट्रेनिंग एग्जाम्पल में 1000 सीक्वेंसेस हैं, कुछ सीक्वेंस ऐसी हैं जिनमें सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं, कुछ सीक्वेंस ऐसी हैं जिनमें 3 वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें 4 है, किसमें 5 हैं। तो हर ट्रेनिंग इटरेशन में क्या करना है, शॉर्टर सीक्वेंसेस से स्टार्ट करना है। शॉर्टर सीक्वेंसेस से स्टार्ट करना यानी पहले सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस जिसमें
1 वर्ड है, जिसमें 2 वर्ड्स है, जिसमें 3 वर्ड्स हैं, फिर 4 वर्ड्स हैं। इस टाइप से हम ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को, और इस टाइप से धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते जाते हैं लॉन्गर सीक्वेंस की तरफ। सबसे लास्ट में जो है सबसे मैक्सिमम लेंथ वाली जो सीक्वेंस होगी उसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेटा को हम इनपुट देते जाते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को, ट्रेनिंग देते जाते हैं। फॉर ईच लेंथ ऑफ सीक्वेंस K, unfold the network into a normal feed forward network that has K hidden layers। तो हमें क्या करना है, हर लेंथ के लिए, जैसे एक सीक्वेंस है जिसमें 2 वर्ड्स हैं, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग जब देनी होगी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को, तो उस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को आपको अनफोल्ड करना होगा 2 हिडन लेयर्स के लिए। क्यों? क्योंकि 2 ही वर्ड्स हैं, तो अगर 2 वर्ड्स हैं सेंटेंस के अंदर तो सिर्फ 2 हिडन लेयर्स जो हैं वो आएंगी इस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के लिए। तो ये जो अनफोल्ड होगा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वो 2 लेयर्स तक होगा। जो सेंटेंस है उसमें 3 वर्ड्स हैं, तो हम अनफोल्ड करेंगे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को 3 लेयर्स के लिए। सीक्वेंस है जिनमें K वर्ड्स हैं, उनके लिए हमें K वर्ड्स तक, K नंबर ऑफ हिडन लेयर्स तक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को अनफोल्ड करना पड़ेगा। तो जब भी हम बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो हम सबसे पहले रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को अनफोल्ड करते हैं। K वर्ड्स तक होती है जितने वर्ड्स सेंटेंस में होंगे। तो अगर K वर्ड्स है किसी सेंटेंस में तो अनफोल्ड टू K हिडन लेयर्स, हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को K हिडन लेयर्स तक अनफोल्ड कर देंगे। बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम वर्क्स बाय अनरोलिंग आउट रोलिंग ऑल इनपुट टाइम स्टैम्प्स। ईच टाइम स्टैम्प हैज़ 1 इनपुट टाइम स्टैम्प, 1 कॉपी ऑफ द नेटवर्क एंड 1 आउटपुट। तो बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम में क्या होता है, हमें अनरोल करना होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को ऑल इनपुट टाइम स्टैम्प्स के लिए। टाइम स्टैम्प के लिए एक नेटवर्क की कॉपी होगी और एक आउटपुट होगा। एरर्स आर देन कैलकुलेटेड एंड accumulated फॉर ईच टाइम स्टैम्प। बैक प्रोपोगेट एरर्स अक्रॉस द अनफोल्डेड नेटवर्क एंड अपडेट द वेट्स। यहाँ पर हर टाइम स्टैम्प में जो है एरर कैलकुलेट की जाती है और फिर इन एरर्स को ऐड कर दिया जाता है। जो टोटल एरर आएगा उसको बैक प्रोपोगेट किया जाता है, जिससे जो भी वेट पैरामीटर्स हैं उन सभी को अपडेट किया जा सके, जिससे कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू मिनिमाइज हो जाए। अब यहाँ पर भी बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम में भी 2 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, वैनिशिंग ग्रेडियंट एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, जैसे हमने बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम में देखी थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने देखा कि यहाँ पर हिडन स्टेट्स होती हैं। तो सपोज़ करो डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है जिसमें H1 हिडन स्टेट है, H2, H3, H4, ठीक है। हमने 4 हिडन लेयर्स बनाई हैं। वेट पैरामीटर सपोज W है, ठीक है। इन जनरल टर्म ले रहे हैं कि वेट पैरामीटर इज़ W। तो अगर इस वेट पैरामीटर W को अपडेट करना है तो उस केस में ये कैसे वर्क करता है बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम। पहले हमने क्या किया, हिडन स्टेट 4 के लिए लॉस फंक्शन को कैलकुलेट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा पैरामीटर। अब हमें इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना पड़ता है बैक प्रोपोगेशन में। तो इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, डेल L4 थीटा बाय डेल W, क्योंकि वेट पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल L4 थीटा बाय डेल W। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल L4 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू H4 इंटू पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ H4 विथ रिस्पेक्ट टू W। क्यों? क्योंकि लॉस किस पे डिपेंडेंट है, हिडन स्टेट 4 पे, और हिडन स्टेट 4 पे हमें किसको अपडेट करना है, वेट पैरामीटर को। तो ये इस टाइप से इक्वेशन बन गई हमारी। अब इस डेल H4 बाय डेल W को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल H4W पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ H4 विथ रिस्पेक्ट टू W इक्वल्स टू क्या होगा, डेल H4 बाय DW, यानी कि यहाँ का डिफरेंशिएशन प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ H4 विथ रिस्पेक्ट टू H3 और H3 विथ रिस्पेक्ट टू W प्लस। अब नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट होगा इसके लिए, तो डेल H4 बाय डेल H3, डेल H3 बाय डेल H2 और डेल H2 बाय डेल W। और ऐसे ही H1 के लिए क्या हो जाएगा, डेल H4 बाय डेल H3, डेल H3 बाय डेल H2, डेल H2 बाय डेल H1 और डेल H1 बाय डेल W। तो ये जो टर्म है वो इस टाइप से फाइंड आउट हो गया। तो इसीलिए या फिर हम इसको इन जनरल क्या लिख सकते हैं कि डेल H बाय डेल W इक्वल्स टू क्या हो गया, समेशन ऑफ
k इक्वल्स टू 1 to 4, 4 टर्म्स है यहाँ पर 1 2 3 4, और ये किसके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल H4 बाय डेल एच के इंटू क्या है, डेल H4 बाय डेल W, डेल H3 बाय डेल W, डेल H2 बाय डेल W, डेल H1 बाय डेल W, तो इंटू हमने लिखा है डेल HK बाय DW। तो इसको हमने, इस इक्वेशन को हमने शॉर्ट में ऐसा करके लिख लिया कि यहाँ पर समेशन हो रहा है 4 टर्म्स का फ्रॉम 1 to 4, DH4 बाय DHK का DHK बाय DHW के साथ। तो यहाँ पर समेशन हो रहा है DH4 बाय DHK इंटू DHK बाय DW का 4 टाइम्स फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 4। इस टर्म को अब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये तो क्या था, 4th टाइम स्टैम्प, ये टाइम स्टैम्प 4 के लिए हम एरर को कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पर हम ग्रेडियंट निकाल रहे थे एट टाइम स्टैम्प 4 को लेके। तो अगर हम एट टाइम स्टैम्प t के लिए फाइंड आउट करना चाहें, डेल एल टी थीटा बाय डेल डब्ल्यू, 4 की जगह हम क्या रख रहे हैं t, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एल टी थीटा बाय डेल एच टी, ये हो जाएगा 4 की जगह t दोनों में ही, तो डेल एल टी थीटा बाय डेल एच टी इंटू के इक्वल्स टू 1 to t, 4 की जगह क्या आ जाएगा t, डेल एच टी जिस टाइम स्टैम्प के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो डेल एच टी होगा बाय डेल एच के इंटू डेल एच के बाय डेल डब्ल्यू। जहाँ जहाँ 4 है वहाँ वहाँ हमने क्या लिख लिया है t, तो हमें ये टाइम स्टैम्प t के लिए ग्रेडियंट मिल गया, मतलब हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लिया लॉस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू w पैरामीटर। ठीक है, अगर ये डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, डीप मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या है, बहुत सारे हिडन लेयर्स हैं, तो उस केस में ये जो टर्म होगा डेल एच टी बाय डेल एच के, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें निकालना पड़ेगा डेल एच टी बाय डेल एच टी बाई टी माइनस 1 इंटू डेल एच टी माइनस 1 बाय डेल एच टी माइनस 2, फिर यहाँ आएगा एच टी माइनस 2 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एच टी माइनस 1, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एच के प्लस 1 बाय डेल एच के। ये वाले टर्म्स बहुत सारे आ जाएंगे डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में। सब्स्टिट्यूट करने पर अगर उसकी वैल्यू हाई मिलती है तो ये क्या है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, और अगर इन टर्म्स की वैल्यू स्मॉल मिलती है, हमें लो मिलती है या लेसर मिलती है, तो यहाँ पर वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आ जाती है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में। तो अगर हमारा डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है और हम बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम के टाइम एल्गोरिथम को यूज़ करके ट्रेनिंग दे रहे हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को, तो उस केस 2 टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, एक तो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और एक हो सकती है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। इफ़ वी हैव अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्रेडियंट टर्म्स वी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट इज़ वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। वैनिशिंग ग्रेडियंट्स में क्या होता है, ग्रेडियंट इज़ going to be a product of many terms and if all these terms are very small thus the gradient will vanish। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम में क्या होगा कि अगर ये जो हमने ग्रेडियंट्स फाइंड किए हैं इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल मिलती है हमें, तो अगर ये वैल्यू स्मॉल मिलेगी तो जो वेट्स में अपडेट होगा वो बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वेट्स प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पाएंगे। तो अगर इसकी वैल्यू स्मॉल हो रही है इसका मतलब है ग्रेडियंट वैनिश होता जा रहा है, वैनिश मतलब गायब होता जा रहा है, और वेट में जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ही कम आएंगे, यानी प्रॉपर ट्रेनिंग हम नहीं दे पाएंगे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स इज गोइंग टू बी ए प्रोडक्ट ऑफ मैनी टर्म्स एंड इफ ऑल दीज टर्म्स आर वेरी लार्ज देन दी ग्रेडियंट्स विल एक्सप्लोड। अगर हम ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हैं और इसकी वैल्यू, इनका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल जाती है, हाई मिल जाती है, लार्ज मिल जाती है, तो उस केस में एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम एल्गोरिथम को रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग देने के लिए यूज़ करते हैं।